पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। पीएम मोदी पर निशाना साधने वाले विपक्ष के लिए अब कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। जो लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, अब वो इस वीडियो सबूत से बैकफुट पर आ गए हैं। पीएम मोदी ने बड़ा सियासी धमाका कर दिया है। आगे बताएंगे आपको कि किस वीडियो और फोटो की वजह से कांग्रेस और विपक्ष की बढ़ गई है चिंता। उससे पहले आपको बता दें कि देश के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सराहना करते हुए निकट भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए अधिक संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। वह विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। सोमवार को एक बड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम पर मुहर लगा दी है। हालांकि शीर्ष अदालत ने वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक भी लगाई है। सीजेआई गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता, लेकिन कुछ धाराओं को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट की वैधता पर यह फैसला नहीं है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने इस पूरे कानून को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अब वक्फ बोर्ड की मनमानी के ताबूत में आखिरी किल साबित होगा। शीर्ष अदालत ने एक तरह से इस कानून के जरिए पुराने वक्फ का अंत कर डाला है। अब याचिकाकर्ताओं के पास हाथ मलने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून में यह प्रावधान सुरक्षित रहेगा जो सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी को यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि क्या वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति में अतिक्रमण किया है। दर्शकों, भारत में वक्फ की कुल संपत्ति 8.72 लाख एकड़ है। यह संपत्ति इतनी ज्यादा है कि सेना और रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। 2019 में यह प्रॉपर्टी करीब 4 लाख एकड़ ही थी, जो अब दोगुनी हो चुकी है। वक्फ की इन जमीनों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। कई बार वक्फ बोर्ड पर जमीन हड़पने के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वक्फ बोर्ड की मनमानी पर ब्रेक लगना तय है। वहीं एसआईआर को लेकर भी विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन एसआईआर पर रोक न लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को झटका दिया है, जिससे विपक्ष के लोग तिलमिलाए हुए हैं। वहीं योगेंद्र यादव ने एक्स पर लिखा है कि एसआईआर का फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दर्शकों, विपक्ष के लोग एसआईआर से तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन आप दर्शक अगर एसआईआर के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में एसआईआर हो तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता एसआईआर के समर्थन में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे वीडियो सबूत से विपक्ष हो गया एक्सपोज और कैसे राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। विपक्ष के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। विपक्ष को काम के नाम पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है तो वो ऊल जलूल आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। पीएम मोदी देश के अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी पीएम मोदी का डंका है। हाल ही में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर पीएम मोदी ने एक बार फिर अपनी वैश्विक लोकप्रियता साबित करते हुए दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता का स्थान हासिल किया है। वहीं अब पीएम मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इसे देखकर विपक्ष के लोग चिढ़ गए। पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे। इस अवसर पर वो मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गैर कांग्रेसी पीएम हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उनकी इंडिया फर्स्ट नीति की सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें महान प्रधानमंत्री बताया, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने उन्हें बॉस कहा। वहीं पीएम मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर दिल्ली में और देश भर में कई स्कूलों और कुछ संस्थाओं में स्पेशल कार्यक्रम रखा गया है, जिसे देखकर विपक्ष तिलमिला गया। कांग्रेस के आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक चिट्ठी शेयर कर लिखा, रियली। इस चिट्ठी में लिखा है कि प्रिय अभिभावकगण, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर विद्यालय अभिभावकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए विशेष एक्टिविटीज का आयोजन कर रहा है, ताकि इस दिन को कृतज्ञता और सम्मान के साथ मनाया जा सके। इस चिट्ठी को शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से लिखा है रियली, उससे साफ है कि वो ये सब देख कर चौंक गई हैं। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पोस्ट को शेयर किया, जिसमें पीएम मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें बधाई देते हुए उस दिन होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। इस पोस्ट को शेयर करते महुआ मोइत्रा ने लिखा, हम कहाँ हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, उत्तर कोरिया
क्या इतनी देर तक जमीन पर रगड़ने से आपके घुटने दुखते नहीं हैं? वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने पीएम के 75वें जन्मदिवस के मौके पर राजधानी में समाज के विशेष वर्गों के लिए कई ठोस पहल की घोषणा की। पीएम मोदी के लिए पूर्णिया में सजाए गए मंच पर एक शख्स की मौजूदगी सबका ध्यान खींचती रही। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव हैं। पीएम मोदी के मंच पर तमाम एनडीए नेताओं के लिए कुर्सियां लगाई गईं। उनमें एक सीट पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के लिए भी थी। खास तौर पर सोशल मीडिया पर यह तस्वीर सामने आई, जिसके बाद इस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान भी लगा रहे हैं। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर हम सब देख चुके हैं कि कैसे पप्पू यादव को मंच पर बैठने नहीं दिया गया था। वो मंच के नीचे बैठे दिखाई दिए थे, लेकिन पीएम मोदी के मंच पर पप्पू यादव के नजर आने के बाद विपक्ष बैकफुट पर नजर आ गया। वहीं पीएम मोदी की रैली आयोजित करने वाले बिहार बीजेपी नेताओं ने जब पप्पू यादव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसको लेकर कहा कि पीएम मोदी की ये कई चुनावी रैली नहीं है। पीएम मोदी बतौर देश के नेता बिहार को सौगात देने आए थे। सरकारी कार्यक्रम होने के चलते बतौर स्थानीय सांसद पप्पू यादव को मंच पर जगह दी गई थी। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में खेले गए क्रिकेट मैच को लेकर भारत में सियासी हंगामा जारी है। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया कि यह मैच पूरी तरीके से फिक्स था। इस मैच से पाकिस्तान को 1000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैच होना सरकार की निर्लज्जता है। दुबई, अबू धाबी या ट्रंप के मैदान कहीं भी मैच हुआ हो, अगर भारत पाकिस्तान मैच खेला है तो ये हमारे फौज का, शहीदों का, महिलाओं का अपमान है। मैच खेलने से क्या सिंदूर वापस आ जाएगा? दर्शकों, संजय राउत द्वारा ये दावा करना कि ये मैच पूरी तरीके से फिक्स्ड था, क्या भारत का अपमान नहीं है? संजय राउत क्या कहना चाहते हैं कि भारत फिक्स मैच खेलता है और अपनी काबिलियत पे मैच जीत नहीं सकता, इसीलिए मैच फिक्स करना पड़ा। भारतीय टीम की जीत के बाद ये कहना मैच फिक्स था मतलब साफ दर्शाता है कि वो भारतीय टीम की सक्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, मोदी विरोध के चक्कर में इस तरह गंदी राजनीति करना क्या उचित है? वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंभीर आरोपों में 30 दिनों तक गिरफ्तारी में गुजारने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के हटाने वाले प्रस्तावित बिल को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर चुनावों की अहमियत खत्म करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 130वां संविधान संशोधन एक तरह से चुनाव के लोकतांत्रिक अधिकारों को पूरी तरह से खत्म कर देगा और उन्होंने इसे विधायी ट्रोजन हॉर्स बताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया और बीजेपी के 11 सालों के शासन को निशाना बनाया। दर्शकों, पीएम मोदी की सही फैसलों की वजह से देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी जो शेयर बाजार को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, वो अब कुछ नहीं बोल पा रहे, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान के बाद से मार्केट की चाल बदल गई। निवेशक भारत में खपत बढ़ाने की उम्मीद से उत्साहित हैं। वो अपने निवेश को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं। ऑटो की खपत से जुड़े शेयरों में भारी उछाल आया है। 14 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में बदलाव की घोषणा की थी। इसके बाद से बाजार में 6 लाख करोड़ रुपए की तेजी आई है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार निफ्टी ऑटो इंडेक्स में पिछले एक महीने में 11% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसके 16 शेयरों का मार्केट कैप 5.13 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। जीएसटी के नए नियम 22 सितंबर से लागू होंगे। वहीं इलारा सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का कहना है कि जीएसटी 2.0 से सरकार को लगभग 48,000 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सरकार को भले ही नुकसान हो, लेकिन इससे भारत में खपत बढ़ेगी। ये एक विकास का जरिया बन सकता है। मतलब पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी पर लिए गए फैसले से देश के लोगों को काफी फायदा होगा। वहीं पीएम मोदी ने पूर्णिया हाईवे अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव में बने अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। ये नया टर्मिनल भवन क्षेत्र की हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। कहने का मतलब ये है दर्शकों कि पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसले ले रहे हैं, जिससे लोग उनका साथ देते हैं। इसीलिए पीएम मोदी की जीत होती है। पिछले 11 सालों से पीएम नरेंद्र मोदी ने जितना काम किया है उतना शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा। इसीलिए देश के लोग मजबूती के साथ पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। सोमवार को बिहार में नरेंद्र मोदी के स्वागत में जो जन सैलाब उमड़ा, वो देश कर वोट चोरी का आरोप लगाने वालों की नींदें गायब हो गई होंगी। दरअसल बीजेपी ने एक वीडियो शेयर कर बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में उमड़े जन सैलाब को दिखाया है, जिससे बिहार संग मोदी, मोदी संग बिहार गाना बज रहा है। पार्टी ने लिखा कि जनता का ये प्यार और उत्साह दर्शाता है कि बिहार वासियों को पीएम मोदी का गहरा विश्वास है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस वीडियो को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी एक्स पर शेयर किया कि पूर्णिया बिहार में प्रधानमंत्री जी की सभा का एक दृश्य। दर्शकों, इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि पीएम मोदी की रैली में कितना बड़ा जनसैलाब उमड़ा था।
पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों का ये जुनून बताता है कि वो अपने प्रधानमंत्री के काम से काफी खुश हैं और वो बीजेपी को वोट देते हैं। इसीलिए बीजेपी की सरकार बनती है। जो लोग वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं, वो लोग ये वीडियो देखकर घबरा जरूर गए होंगे कि फिर इस बार बिहार में उनकी करारी हार होने वाली है। ये वीडियो देखकर राहुल गांधी अगर वोट चोरी का आरोप लगाएंगे तो उन्हें उनका आरोप मुबारक और बीजेपी को जनता का समर्थन मुबारक। दर्शकों, चुनाव अधिकार संघ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार 5,204 मौजूदा सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों का विश्लेषण करने पर पाया गया है कि इनमें से 21% राजनीतिक परिवारों से आते हैं और लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक 31% है। वहीं राष्ट्रीय दलों में 20% मौजूदा प्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि वंशवादी है। इसमें कांग्रेस का हिस्सा सबसे ज्यादा 32% है। इसके बाद बीजेपी का 18% है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस में वंशवाद का प्रतिशत सबसे अधिक 32% है। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता और आईटी सेल के प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर मुरलीधरन गोपाल के एक वीडियो पोस्ट को रिपोस्ट किया है, जिसमें बीजेपी और एनडीए नेताओं के बच्चों के बारे में बताया गया है। बीजेपी नेताओं और उनके बच्चों को लेकर शेयर किए गए इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है कि नेपाल भाई भतीजावाद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। भारत में भाजपा परिवार दावत उड़ा रहे हैं और नागरिक भूख से मर रहे हैं। सड़कों पर कब तक जवाबी कार्रवाई होगी? दर्शकों, नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस के कुछ लोग भारत के युवाओं को भी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी नेताओं और उनके बच्चों के बारे में बताते हुए एक दूसरे पोस्ट में लिखा कि देयर किड्स वर्सेस योर किड्स, मतलब नेपाल मामले से सीख लेकर सुप्रिया श्रीनेत नेपो किट को लेकर बीजेपी को घेर रही हैं, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने गांधी परिवार को ही फंसवा दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को नेपो किट कह रहे हैं। दर्शकों, अगर बात नेपो किट की होती तो इस देश के सबसे बड़े नेपो किट तो खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए प्रदीप गुप्ता ने लिखा कि क्या ये बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटों पर ही लागू होती है? क्या कार्ति चिदम्बरम पर भी लागू होती है? खड़गे जी के बेटे पर भी लागू होती है? अशोक गहलोत के बेटे पर भी लागू होती है? वहीं एक यूजर ने गांधी परिवार की तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में कैप्शन में लिखा कि 1977 में इंदिरा गांधी राहुल गांधी का जन्मदिन प्लेन में मना रही हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के बच्चे सीधे प्रधानमंत्री ही बनते हैं। वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, आप क्या सुझाव दे रही हैं? इसके अलावा कुछ लोगों ने राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा की बचपन का वीडियो भी शेयर किया। साथ ही लोग सोशल मीडिया पर गांधी परिवार के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके बच्चों की तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा लोग कांग्रेस में कितने नेपो किड्स हैं वो भी गिनवा रहे हैं। वहीं एक यूजर ने सुप्रिया श्रीनेत के जवाब देते हुए ये कहा कि विडंबना देखो, तुम खुद हर्षवर्धन के पुत्री हो, ना होती तो कहीं इंस्टा पर 250 फॉलोअर्स के साथ रील बना रही होती, अब दूसरों को नेपो किट के लेक्चर दे रही हैं। दर्शकों, इस पोस्ट को शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी को भी बैकफुट पर ला दिया। बीजेपी के लोग पहले से ही परिवारवाद को लेकर राहुल गांधी को घेर रहे थे, लेकिन अब सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट की वजह से लोग उन पर निशाना साध रहे हैं। दर्शकों, देश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस की कमान किसके हाथ में है और क्यों लगातार हो रही हार के बावजूद भी राहुल गांधी की लॉन्चिंग की कोशिश की जा रही है। क्या कांग्रेस में दूसरा कोई नेता नहीं बचा? क्या राहुल गांधी की जगह कोई और नेता होता तो इतने मौके दिए जाते? राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं, इसीलिए ही तो कांग्रेस के लोग उन्हें अपने कंधों पर ढो रहे हैं। वहीं विपक्ष में परिवारवाद की बात करी जाए तो उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, स्टालिन, लालू यादव और ममता बनर्जी की पार्टियों पर उन्हीं के परिवार का कब्जा है, जिसके साथ कांग्रेस के लोग गलबहिया करते हैं। लेकिन बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी कमान किसके हाथों में होगी ये कोई नहीं जानता। दर्शकों, केंद्र सरकार के नए वक्फ कानून पर रोक लगवाने के लिए विपक्ष के लोग और मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन कानून 2025 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार उनके पास नहीं है। हालांकि कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में इसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कानून के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें वक्फ घोषित करने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया है। अदालत ने कहा कि ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक राज्य सरकारें ये निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं।
वक्फ बोर्ड की संरचना पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं, यानी 11 में से बहुमत मुस्लिम समुदाय से होनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसके तहत गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बन सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि जहां तक संभव हो सीईओ को मुस्लिम ही होना चाहिए। कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि ये 1995 से 2013 तक भी मौजूद था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वित भाग उद्धरण 2009 समग्र परिस्थितियों में हमें ऐसा कोई मामला नहीं मिलता जिससे संपूर्ण कानून के प्रावधानों पर रोक लगाई जा सके। अतः विवादित अधिनियम पर रोक लगाने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। उद्धरण रहित उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की कठोर अवधारणा को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया गया है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें